आवाज़ की दुनिया के दोस्तों को मनोहर महाजन का प्यार भरा आदाब, नमस्कार। दोस्तों, यादें मेरे दौर की का 10वां एपिसोड लेकर मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। नेचुरली आप जानना चाहेंगे कि मैं आज इस एपिसोड में क्या कवर करने वाला हूँ। आज से 4 या 5 दशक पहले की बातों को आप तक पहुंचाना एक बड़ा ही कठिन काम है। हो सकता है इसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी समझ में ना आए, लेकिन आने वाला दौर है वो यकीनन इन चीज़ों को समझने का प्रयास करेगा कि 40 या 50 साल पहले का जो युग था, मीडिया का जो युग था, वो कैसा था। इसे आप मेरे ज़रिए, इन एपिसोड्स के ज़रिए जानने का प्रयास कर रहे हैं और मैं भी ये प्रयास कर रहा हूँ। इसके पीछे मकसद सिर्फ इतना सा है कि उन यादों को जो आज ना तो किताबों में मिलती हैं ना गूगल में मिलती हैं, उन यादों को आप तक रूबरू करूं अपनी ज़बानी। तो ये मकसद है इन प्रोग्रामों का। बहरहाल, मैं आपको उस दौर में यानी 4 से 5 दशक पहले के उस दौर में ले जाना चाहता हूं जब प्रोग्राम कैसे बनते थे, स्टूडियोज में कैसे रिकॉर्डिंग होती थी, क्या क्या चीज़ें उसमें लगती थी। इन चीज़ों का मैं आज तबसरा करूंगा यानी बयान करूंगा। दोस्तों, उस ज़माने में जो भी मीडिया था वो टोटली इट वाज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन रेडियो एंड प्रेस। प्रेस का मतलब है न्यूज़पेपर। ये दो ही जरिए थे जिनके ज़रिए एडवर्टीजमेंट या विज्ञापन हमारे सामने आते थे। या तो हम उन्हें न्यूज़पेपर में देखते थे या उन्हें रेडियो पर सुनते थे। उस ज़माने में जिस दौर का मैं जिक्र कर रहा हूँ, उस समय टीवी अपने शिशु काल में था, यानी 1 या 2 घंटे के लिए दिल्ली, मुंबई, बड़े बड़े शहरों में शुरू हुआ था। तो उसका कोई मतलब उसकी कोई अहमियत नहीं थी जहाँ तक विज्ञापन कर्ताओं की बात है या विज्ञापनों की बात है। मैं एक रेडियो विज्ञापन कर्ता के रूप में थोड़ा थोड़ा स्टैब्लिश हो चुका था। खुशी की बात है और बड़ा प्रयास करता था जानने का कि ये विज्ञापन या विज्ञापन के कार्यक्रम मिलते कैसे हैं। जी हाँ, क्योंकि बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स थे जिनके जरिए मुझे मिलता था, उनको तो मिलता था, फिर वो पास ऑन होता था दूसरे वॉइसेस को या राइटर्स को। तो मैं जानना चाहता था कि ये प्रोग्राम पास कैसे होते हैं, आते कैसे हैं लोगों तक, या जो लोग विज्ञापन बनाते हैं या रेडियो प्रोग्राम बनाते हैं उन तक ये जो प्रोसेस है ये आता कैसे है। तो मैंने थोड़ा सा स्टडी करना शुरू किया तो देखा कि मीडिया जो है वो टोटली रेडियो और प्रेस पर निर्भर है। ठीक है, अब ये प्रेस और रेडियो का काम आता कहाँ से था? एडवर्टाइजिंग एजेंसियों से। एडवर्टाइजिंग एजेंसियां होती थी, वो अपने क्लाइंट्स को फीड करती थी। उनके क्लाइंट्स रेडियो पर या अखबारों में या प्रेस में आना चाहते थे। उनके जरिए यानी एडवर्टीजमेंट एजेंसियों के जरिए जो ये कार्यक्रम थे प्रोड्यूसर्स तक पहुंचते थे। अब प्रोड्यूसर्स कौन होते थे? प्रोड्यूसर या तो प्रोड्यूसर होते थे, ज्यादातर वो होते थे जो स्टूडियोज के, रिकॉर्डिंग स्टूडियोज के या ऑडियो स्टूडियोज के या रेडियो, जहां रेडियो प्रोग्राम रिकॉर्ड होते हैं, उनके मालिक होते थे। तो ये प्रोसेस हो जाती थी। अब जब प्रोग्राम एडवर्टीजमेंट एजेंसी से प्रोड्यूसर तक पहुंचा तो फिर प्रोड्यूसर ढूंढता था कलाकार और राइटर्स। तो प्रोड्यूसर्स के जरिए कलाकार और राइटर था, उनका वजूद होता था। अब सवाल ये आता है कि प्रोग्राम का प्रारूप या विज्ञापनों का प्रारूप कैसे तैयार होता था। एडवर्टाइजमेंट एजेंसियां जो होती थी उनके यहाँ विजुअलाइजर्स होते थे, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि कॉपीराइटर होते थे और विजुअलाइजर्स होते थे। कॉपीराइटर क्या करता था? वो कंसीव करता था, जैसे कोई भी क्लाइंट क्या चाहता है कि रेडियो के जरिए या प्रेस के जरिए करना चाहता है तो वो उसको लिखता था और विजुअलाइजर उसको जो है उसके विजुअल्स बनाता था। वो चीज़ें क्लाइंट तक पहुंचाई जाती थी, वर्ड्स और विजुअल्स। क्लाइंट जो था उसको अप्रूव करता था। अप्रूव हो जाने के बाद
ये जो सारा चीज़ें थी, इसका एक प्रारूप बनता था कि हम एडवर्टीजमेंट या रेडियो प्रोग्राम इस तरीके से करेंगे। तो वो चीज़ जो थी वह प्रोड्यूसर्स के पास आती थी, जैसा कि मैंने बताया, फिर वो वॉइसेस और राइटर्स इस तरीके से इन्वॉल्व होते थे। अब मैंने देखा कि प्रोड्यूसर्स जो हैं वो एजेंसियों पर निर्भर हैं, ठीक है। तो मैंने सोचा कि बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे वॉइसेस हैं, बहुत सारे राइटर्स हैं, जिनकी डायरेक्ट अप्रोच ना तो एडवर्टाइजमेंट एजेंसियों के साथ है, ना ही प्रोड्यूसरों के साथ है। तो मैंने सोचा कि हम जो है कॉन्सेप्ट या प्रोग्राम के प्रारूप या विज्ञापन के प्रारूप जो हैं वो तैयार करेंगे, उनको रेडी करेंगे। अब कैसे करेंगे? वॉइसेस तो बहुत सारी थी, राइटर्स भी बहुत सारे थे, उनमें से मैं भी था। तो हमने क्या किया कि कॉन्सेप्ट सोचने शुरू कर दिए। मैंने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया, जो राइटर थे, जो वॉइसेस थे। हमने कहा कि हम कॉन्सेप्ट या प्रारूप बनाएंगे, उन्हें रिकॉर्ड करेंगे, अपने कॉन्सेप्ट को सोचेंगे कि भाई देखिए वो ट्रक टायर वाले हैं, वो हो सकता है इस किस्म का फॉर्मेट मांगे या प्रारूप मांगे प्रोग्राम का, रेडियो प्रोग्राम का, या कोई अगरबत्ती वाला है, वो कैसा कॉन्सेप्ट मांग सकता है, फिल्म म्यूजिक बेस्ड मांग सकता है, किस तरीके। तो इस तरीके से हम लोगों ने सोचना शुरू कर दिया। सोचा, स्क्रिप्टें तैयार हुई, कॉन्सेप्ट तैयार हुए। अब सवाल ये था कि हम लोग तो स्ट्रगलर थे, तो आर्थिक जो समस्या है वो आन खड़ी हुई कि आर्थिक समस्या कैसे दूर होगी, या स्टूडियो में हम रिकॉर्डिंग करेंगे तो उसका खर्चा कौन देगा। तो हम लोग तो सब स्ट्रगलर थे, कोशिश कर रहे थे आगे आने की। तो हमने क्या सोचा कि हम लोग जो हैं जितने, जैसे मान लीजिए मैंने कोई प्रारूप तैयार किया, उसमें आर्टिस्ट जिस आर्टिस्टों ने हिस्सा लिया, वॉइसेस ने हिस्सा लिया, तो हम ये प्रॉमिस करते थे एक दूसरे को कि अगर ये फॉर्मेट या कॉन्सेप्ट पास हो गया तो इसमें वही राइटर और वही वॉइसेस जो हैं वो यूज की जाएंगी, और उनको जो भी पेमेंट होगा वो किया जाएगा, और रेगुलर उनको उन प्रोग्रामों में लिया जाएगा। तो सिर्फ जब तक कॉन्सेप्ट बिकता नहीं है तब तक उन वॉइसेस को या उन राइटर्स को वेट करना पड़ेगा। अब यहाँ मेरी जो समस्या थी ये स्टूडियो की, तो वो कुसुम कपूर जी के जरिए रेडियो टीवी कमर्शियल्स ने हल कर दी। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि आप बेशक सारे फॉर्मेट्स जो हैं वो रिकॉर्ड कीजिए, लेकिन हमारा कोई क्लाइंट अगर आता है और वो कॉन्सेप्ट मांगता है तो आपको इजाज़त देनी होगी कि वो कॉन्सेप्ट हम ले सकें। लेकिन हमारी जो शर्तें थी वो उन्होंने मानने की सहमति दे दी कि जो भी आर्टिस्ट इस फॉर्मेट में या इस विज्ञापन में यूज हुए हैं या जिन राइटर्स ने लिखा, उनको हम रेगुलर काम देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे फॉर्मेट्स जो है वो रिकॉर्ड होने लग गए। हम लोग रातों को, दिनों को, जब भी स्टूडियो खाली होता आरटीवीसी, वहाँ रिकॉर्ड करने लग गए। अब अमीन सयानी जैसे बड़े प्रोड्यूसर जो थे वो तो ठीक है, उनको डायरेक्ट काम मिलता था। अब हम लोगों ने कॉन्सेप्ट बनाने शुरू कर दिया। तो मुझे याद है सबसे पहले सईदुल हसन, हमारे बहुत बड़े राइटर जो थे, वो बड़ी बड़ी वॉइस और बहुत बड़े एक्टर भी थे। उन्होंने 67 फिल्मों में काम किया, लेकिन रिकॉग्निशन नहीं मिला। तो वो रेडियो से अपनी जीविका चलाते थे। तो सबसे पहले वो एक ड्राइवर और क्लीनर का कॉन्सेप्ट लेकर मेरे पास आए। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने डिसाइड किया कि सईद भाई आप क्लीनर का रोल कीजिए, मैं ड्राइवर का रोल करता हूँ, थोड़ी पंजाबियत लाएंगे। हमने रिकॉर्ड किया और यकीन मानिए वो कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट हो गया। टेलीट्रैक्स एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो थी वो ढूंढ रहे थे मोदी टायर्स के लिए एक फॉर्मेट। उनको पता लगा कि ऐसा फॉर्मेट जो है वो आरटीवीसी में इन आर्टिस्टों ने रिकॉर्ड किया हुआ है, कुसुम जी के स्टूडियो में पड़ा हुआ है। वो फॉर्मेट उन्होंने आके सुना, वो क्लाइंट को भेजा, क्लाइंट ने उसे पसंद कर लिया और ये कॉन्सेप्ट था मोदी के मतवाले राही नाम से जो था ये इसका वजूद हुआ। और जो 12 साल तक जिसने विविध भारती पर तहलका मचाया, जिसने इंटरनेशनल क्लियो अवार्ड 1979-80 में जीता, बेस्ट रेडियो प्रोग्राम ऑफ द वर्ल्ड इन ऑल द लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड। तो वो कॉन्सेप्ट भी देखिए उसी तरह पूलिंग में, जैसे वॉइस बैंक बनते आजकल, तो हम लोगों ने प्रोग्राम बैंक्स बनाने शुरू कर दिए थे उस दौर में। तो ये हमारा प्रोग्राम जो था पास हुआ। तो इसमें हम लोग और भी ज्यादा कंसंट्रेट करने लग गए कि जो भी कोई आइडिया लेके आता था हम लोग लिख
और हम लोग फट से उसको रिकॉर्ड कर लेते थे। इसी तरीके से पेरी मैसन के उपन्यास उस समय बड़े पॉपुलर हुआ करते थे, तो उसको बेस करके मैंने एक फॉर्मेट लिखा पेरी मैसन पर, जासूसी कहानी 15 मिनट की, और उसमें मुझे याद है मैंने रिकॉर्ड किया। वो कॉन्सेप्ट भी हमारा अशोका बिस्किट उस समय बड़े मशहूर हुआ करते थे, तो अशोका बिस्किट्स को वो बिक गया, तो इससे हम लोगों का उत्साह बहुत बढ़ गया। इसी समय साइकिल ब्रांड अगरबत्ती के लिए हम लोगों ने एक तेजस्वी कहानियां करके, उनकी तेजस्वी अगरबत्ती थी, उसके लिए प्रोग्राम किया। तो उसमें क्या था, उसमें सच्ची कहानियां, जो न्यूज़पेपर में सच्ची कहानियां आती थी, उसका हम ड्रामेटाइजेशन करते थे, और वो प्रोग्राम भी बहुत पॉपुलर हुआ, रेडियो सिलोन से आता था। ऐसे ही कुछ मोती कुछ गीत रेडियो सिलोन पर, ये कॉन्सेप्ट हमने तैयार किया और वो भी बिक गया। और मजे की बात यह है कि रेडियो पत्रिका जो रेडियो सिलोन में के स्वर्णिम युग में एक बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम था, रेडियो मैगजीन, यानी सोचिए कि रेडियो पत्रिका जो प्रोग्राम था वो हमने किया था, तो उसका मैं पुनरुद्धार करना चाहता था यहाँ पर, और हमने उस प्रोग्राम को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए रिकॉर्ड भी किया था। बहुत ज़्यादा नहीं चल पाया, वो 13 या 14 एपिसोड हुए। काश वो चल पाता तो फिर वो रेडियो सिलोन की रेडियो पत्रिका जो थी वो शायद विविध भारती पर भी उतनी ही पॉपुलर होती जितनी कि रेडियो सिलोन के ज़माने में थी। तो ये मैं बताना चाह रहा था कि किस तरीके से हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट तैयार करने शुरू कर दिए और उनको समझ लीजिए बेचना शुरू कर दिया, आप मोटे तौर पर ये कह सकते हैं। अब होता क्या था, उस जमाने के जो रेडियो स्टूडियो थे, ऑडियो स्टूडियो जहाँ रिकॉर्डिंग होती थी, ज़्यादातर जो थे मैंने कुछ लगाए, जैसे रेडियो जेम्स था जो बाद में रेडियो वानी और रेडियो कमर्शियल था जो रेडियो वानी और रेडियो जेम्स में बदला, फिर आरटीवीसी था, फिर आपके एक और स्टूडियो वेस्ट एंड आउटडोर, बहुत ही बड़ा स्टूडियो जहाँ से बड़े बड़े रिकॉर्डिस्ट निकले, दमन सूद, अविनाश ओक, उदय चित्रे आरटीवीसी में भी रहे, फिर वेस्ट एंड आउटडोर में भी वो जुड़े, और इतने बड़े बड़े रिकॉर्डिस्ट वहाँ से निकले। ग्लैम स्लैम में हुआ करता था स्टूडियो, वर्ली में मिनी स्टूडियो हुआ करता था, अविनाश भाई जो थे वो उसके ऑनर थे। एक ऑडियो जेनिक्स भी एक स्टूडियो था जहाँ ज़्यादातर मेरी रिकॉर्डिंग जो रेडियो सिलोन की मैं किया करता था। डीएस मित्तल धीरे धीरे खुले थे, तो वो भी अपना स्टूडियो वहाँ शुरू कर चुके थे। रिकॉर्डिंग्स जो होती थी वो ज़्यादातर, मतलब उस समय से नहीं, 2 ट्रैक रिकॉर्डिंग, ज़्यादातर 2 ट्रैक या ज़्यादा से ज़्यादा जब जिंगल्स या म्यूजिकल चीज़ें होती थी वो 4 ट्रैक में रिकॉर्ड होती थी। स्पूल हुआ करते थे, और मुझे याद है वो स्पूल उसकी जो लेंथ हुआ करती थी 1200 फीट और 1800 फीट, ये हुआ नॉर्मल हुआ करते थे, और ब्लैक कोटेड हुआ करते थे। ब्लैक कोटेड कहा जाता था कि बहुत चलते हैं। बहरहाल वो चीज़ें टेक्निकल हैं, उनकी मैं चर्चा ज़्यादा नहीं करूँगा। और मज़े की बात यह है कि ज़्यादातर जो रिकॉर्डिंग होती थी वो मोनो रिकॉर्डिंग होती थी। और एडिटिंग कैसे होती थी मालूम है आपको? एडिटिंग जैसे अभी स्पूल पे रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, रिकॉर्डिंग हुई और कोई चीज़ काटनी है या लेंथ उसकी कम करनी है, तो वो ऐसा करके काटा जाता था, टेप को चिपका दिया जाता था। इस तरीके से एडिटिंग होती थी। और रिकॉर्डिंग जो इफेक्ट्स दिए जाते थे, मज़े की बात यह है कि उस समय के रिकॉर्डिस्ट इतने चतुर होते थे कि टर्न टेबल का भी यूज़ होता था। टर्न टेबल होते थे जिसपे रिकॉर्ड होते थे, और रिकॉर्ड कौन से होते थे? 78 आरपीएम होते थे, 33 लॉन्ग प्ले होते थे, एक्सटेंडेड प्ले होते थे। और उस ज़माने में सीडी वगैरह नहीं आई थी, ना ही जो ऑडियो कैसेट्स होते हैं वो भी नहीं आए थे। तो रिकॉर्डिंग होती कैसे थी? स्पूल पर होती थी, ठीक है। और रिकॉर्डिस्ट ज़्यादातर क्या होता था, जैसे रेडियो प्रोग्राम हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो रिकॉर्डिस्ट क्या करता था कि 2 टेप रिकॉर्डर है, एक में म्यूजिक लगा हुआ है, एक रिकॉर्ड में म्यूजिक लगा हुआ है, और हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और वहां से जो प्रोड्यूसर है वो यूं करता है और वहीं पर इफेक्ट, तो यानी प्रोग्राम के साथ साथ इफेक्ट रिकॉर्ड होते थे। ये नहीं कि प्रोग्राम पहले रिकॉर्ड हो गया उसके बाद इफेक्ट डाल रहे हैं। उस जमाने में रेडियो प्रोग्राम जो भी रिकॉर्ड होते थे, या स्पोर्ट्स जो भी रिकॉर्ड होते थे, कमर्शियल जो भी रिकॉर्ड होते, उस साथ में म्यूजिक छोड़ा जाता था। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो नज़ारा, वो चीज़ें आज हमें देखने को नहीं मिलती हैं। तो ये होता था कि वो हमने ड्रामा किया, उधर से उसने यूं छोड़ा और इधर से इसने रिकॉर्ड छोड़ा, दूसरा इफेक्ट उसका दूसरे टेप रिकॉर्डर है उसको छोड़ा। और इस तरीके से 15 मिनट का प्रोग्राम, आप यकीन मानिए 15 मिनट में रिकॉर्ड होता था विथ इफेक्ट्स।
तो ये दौर था, वो रिकॉर्डिस्ट की मेहनत के ऊपर था, उसके सारे हाथ, एक उंगली उसका रिकॉर्ड पे रहता था, एक उसका स्विच उस पे रहता था, और वो बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे मतलब वो रिकॉर्डर जो नृत्य कर रहा है, रिदम में एक नृत्य कर रहा है और टेप रिकॉर्डर्स और रिकॉर्ड्स के साथ खेल रहा है। तो इस तरीके की रिकॉर्डिंग हुआ करती थी। और जो रेडियो प्रोग्राम या स्पॉट्स विज्ञापन रिकॉर्ड हो जाते थे तो उनकी जो कॉपी होती थी, अब जब मान लीजिए कि दिल्ली, बॉम्बे, पूना, नागपुर सब जगह भेजना है तो उसकी एयर कॉपी कहते थे उसको, वो एयर कॉपी कर दिया, 15 स्टेशन पे जाता 15 एयर कॉपी। अब तो क्या होता है, अब एक कॉपी भेज दो तो सारे स्टेशनों पे आए, पर उस समय जितने स्टेशनों की एयर बुकिंग होती थी उतनी कॉपीज भेजनी पड़ती थी, और प्रोड्यूसर्स को मजा आता था, ज्यादा कॉपीज होती थी तो चार्ज उसको ज्यादा मिलते थे। जब एक स्टेशन होती यार एक कॉपी, अगर 15 स्टेशन हो 15 कॉपी, तो ही यूज्ड टू चार्ज फॉर 15 टेप्स का चार्ज करता था एयर कॉपी का। तो इस तरीके से जो प्रोग्राम थे वो हुआ करते थे। और ज्यादातर प्रोग्राम जो होते थे, रेडियो प्रोग्राम होते थे प्रेस के अलावा, वो ज्यादातर होते या तो फीचर फिल्में जो रिलीज होती थी उन पर रेडियो प्रोग्राम बनते थे, उनके कमर्शियल्स बनते थे, या प्रोडक्ट के ऊपर कमर्शियल बनते थे, या प्रोडक्ट के ऊपर रेडियो प्रोग्राम बनते थे। अब जैसे फिल्म का तो सीधा सीधा हो गया कि उसमें आपको फिल्म से कनेक्टेड चीजें हैं वो करनी है। और प्रोडक्ट के बारे में क्या होता था कि जैसे अभी मैंने मोदी टायर का एग्जाम्पल दिया, तो उसमें टायर के ऊपर प्रोग्राम है, और नेचुरली टायर्स है, ड्राइवर, क्लीनर, ट्रक, ये सारी चीज़ें जो हैं एक साथ आती हैं। तो मैंने जब ये अवार्ड मिला था मोदी टायर को, तो मैंने उनसे पूछा था, ऑर्गेनाइजर्स जो आए थे यूएसए से यहाँ हम लोग को फेलिसिटेट करने, कि सर ये हमें समझ में नहीं आया कि हमारा प्रोग्राम कैसे सिलेक्ट हुआ। तो ही सेड कि सी इन 15 मिनट्स प्रोग्राम यू आर अलाउड टू से 3 मिनट्स अबाउट द प्रोडक्ट। 15 मिनट के प्रोग्राम में 3 मिनट का कमर्शियल होता है, लेकिन यू पीपल हैव डन स्मार्टली सो ब्यूटीफुली मोदी टायर एंड ट्रक ड्राइवर एंड क्लीनर, द ट्रक इज देयर इनडायरेक्टली, दैट ट्रक इज ऑलवेज देयर इन द प्रोग्राम। ट्रक रुकता है, ट्रक जाता है, ट्रक स्टार्ट होता है, ट्रक भागता है, ट्रक वो करता है, दौड़ चले फलक, तो ये सारा थ्रू आउट द प्रोग्राम 15 मिनट्स प्रोग्राम में इनडायरेक्टली यू हैव इंजेक्टेड दैट कमर्शियल। सो दैट्स अ स्मार्ट आइडिया। तो हम लोग अरे बाप रे, तो फिर हम लोगों ने और अच्छा सोचना शुरू कर दिया कि अभी कॉमेडी प्रोग्राम करेंगे, फला प्रोग्राम। और मजे की बात आपको बताऊं, हवा महल उस समय सबसे पॉपुलर प्रोग्राम रेडियो पर था, विविध भारती का। और मोदी के मतवाले राही प्रोग्राम जो 12 साल विविध भारती पर चला, उनकी जो उस दौर में जो कमर्शियल बुकिंग होती थी वो 6-6 महीने पहले एडवांस में होती थी। सोचिए इतने पॉपुलर प्रोग्राम थे वो। तो इस तरीके से समझिए कि वो जो पूल हम लोगों ने प्रोग्राम का जो बनाना शुरू कर दिया था, तो उस परंपरा को बहुत से प्रोड्यूसर्स ने फिर आगे चल के एक्सेप्ट किया। लेकिन जो कॉन्सेप्ट सोचता था उसकी बड़ी इज्जत होती थी। और मुझे पता नहीं माँ सरस्वती का कोई वरदान था कि मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो थे वो अपने लिए भी किए और दूसरों के लिए भी किए। मैंने बच्चों की अदालत, सोचिए बच्चों की अदालत, कभी आपने सोचा होगा बच्चों की अदालत, जो बाद में आपकी अदालत, एस कुमार का फिल्मी मुकदमा, क्या क्या बड़े बड़े प्रोग्रामों में बना। आइडिया कहाँ से आया? हम बच्चों की अदालत एक प्रोग्राम करते थे जिसमें बच्चे अपने माँ बाप पे, अपने टीचर्स पर, अपने पड़ोसियों पर चार्जेस लगाया करते थे। बच्चे ही जज बनते थे, बच्चे ही डिफेंस काउंसलर बनते थे, बच्चे ही सारे उसमें रोल करते थे। तो अब सोचिए कि वो जमाने में हमने बच्चों की अदालत टाइप का प्रोग्राम किया, और जो जिसने इंस्पायर होकर बहुत से लोगों को प्रोग्राम किया, जैसे कि बिना का गीतमाला, इसने कितने प्रोग्रामों को इंस्पायर किया। आज देखिए कि मेरे ख्याल से रेडियो पर उसके बाद बिना का गीतमाला की कॉपी के जगह हिट परेड, फला परेड, ढिमकाना परेड, ढिमका, कितने प्रोग्राम कॉन्सेप्ट आए। तो ऑलवेज द कॉन्सेप्ट वन इन द मीडिया। तो इस तरीके से जो कॉन्सेप्ट बनाते हैं या सोचते हैं उनकी इज्जत बहुत होती है, लेकिन कई लोगों को पता ही नहीं लगता कि ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। तो ये सारी चीज़ों की मैं चर्चा करना चाह रहा था। और एक दो चीज़ें और आपको बताना चाहता था।
मज़ेदार चीज़ें, थोड़ा आपको हंसी भी आएगी। मेरे एक मित्र हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, वो बुरा मान जाएंगे। तो जब फिल्म प्रोग्राम होते थे तो वो सबसे सस्ता फिल्म, फीचर फिल्मों के सबसे सस्ते प्रोग्राम वो करते थे। मार्केट में बड़ा वैल्यू था उनका, और वो फीचर फिल्मों के सबसे। तो मैं उनके पास मैंने कहा, गुरुजी मुझे बताइए कि आप फीचर फिल्मों के प्रोग्राम इतने सस्ते कैसे करते हैं? कि उस जमाने में मेरे ख्याल से अमीन साहब जो थे 1500 रुपया पर 15 मिनट्स प्रोग्राम का, फीचर फिल्म का चार्ज किया करते थे। बहुत सारे अलग अलग रेट्स थे, मतलब अमीन साहब सबसे ज़्यादा करते थे, और स्पॉट्स का भी करीब 500 रुपया लिया करते थे एक उसका। तो ऐसे कुछ चार्जेस, मतलब नॉट फिक्स्ड, मतलब मेरे को थोड़ा सा आइडिया आ रहा है ऐसे हुआ। और ये साहब जो थे ये 300 रुपये में रेडियो प्रोग्राम करते थे। तो मैं इनके पास गया, मैंने कहा गुरुजी मुझे गुरु मंत्र दीजिए। कि तो उनको मैंने रिकॉर्डिंग करते हुए वर्ली स्टूडियो में देखा। तो मैं क्या देखता हूँ कि वो, उनकी आवाज़ बड़ी बेसी थी, मनोहर, ऐसी आवाज़ थी। मैंने कहा पहले तो गुरुजी थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में रुके। मैंने कहा गुरुजी ये बताइए कि आवाज़ आपकी जो है इतनी गुंजीली कैसे होती है? तो कहते देखो मनोहर, जब हम बोलते हैं तो किसकी वजह से बोलते हैं? ये जो आवाज़ में कंपन होता है ना, मैंने कहा जी कंपन जो होता है वो अगर आप डिस्टर्ब करेंगे तो आवाज़ में गूंज जाती है। तो मैंने क्या, तो वो क्या करते थे जब बोलते थे, आ रहा है, जा रहा है, आएगा, जाएगा, तो वो अपने उंगली हिलाते थे माइक और अपने उसके बीच में। तो मैंने पूछा क्यों है? तो बोले आवाज़ ये कंपन की वजह से, वाइब्रेशन की वजह से। तो मैं वाइब्रेशन को जो है तोड़ता हूँ, और जब वाइब्रेशन को आप तोड़ेंगे तो गूंज आती है। तो मेरी आवाज़ में जो गूंज है उसकी बेस जो है, हेलो हेलो हाउ आर यू, उनकी आवाज़ आती है। तो मैंने कहा अरे ये कैसे होता है? तो खैर ये तो अब उनका था। फिर मैंने कहा प्रभु जी आप सस्ता प्रोग्राम कैसे करते हो? मैंने देखा मनोहर, बात यह है कि जब हम फीचर फिल्म को रिकॉर्ड करते हैं ना स्टूडियो में, छोटा स्टूडियो होता है उसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जो भी नए राइटर आते हैं मैं सबको बुला लेता हूँ और उनको कहता हूँ कि भाई पहला प्रोग्राम लिखकर मुझे दो। तो क्या होता है, 15 लोग आए तो 15 स्क्रिप्ट मेरे पास आ जाते हैं। 15 स्क्रिप्ट, एंड दे वांट टू गिव द बेस्ट, यानी वो बेस्ट लिखना चाहते हैं क्योंकि राइटर हैं। तो वो, तो अब मेरे पास तो उन्होंने तो एक स्क्रिप्ट लिखी, मेरे पास 15 स्क्रिप्ट आ गई, ठीक है। और मैं किसी एक को जो मेन स्क्रिप्ट है उसको मैं पेमेंट कर देता हूँ। तो मैंने पेमेंट किया एक स्क्रिप्ट का और आ गई मेरे पास 15। तो यू कैन नो 15 प्रोग्राम तो मेरे बन गए। दैट इज हाउ आई सी इट। मैंने कहा यार तुच्छ है यार इतने राइटर्स का। और फिर उनका कहना था कि क्या होता है फिर फीचर फिल्म क्या होती है, आ रहा है जा रहा है। एक बार मैंने ऊपर से नीचे तक बोला, ठीक है, फिर मैंने नीचे से ऊपर तक एक स्क्रिप्ट को मैंने 2 बार यूज कर लिया। तो मैं उनको हाथ जोड़े, मैंने कहा प्रभु मुझे ऐसा सस्ता काम नहीं करना कि किसी की प्रतिभा का हरण करके मैं किसी का वो जो है लाभ पहुंचाऊं। तो मैंने उनसे मांगा तो था कुछ, लेकिन मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो उस दौर में ऐसे लोग भी थे जो प्रतिभाओं का इस तरह से हरण करते थे। तो नाम तो मैं नहीं लूँगा, बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो सस्ता प्रोग्राम करते थे। तो इस तरीके से वो जो दौर था वो मुझे याद आता है। और रिकॉर्ड्स जो थे मोस्टली 78 RPM। हाँ, एल्बम का चलन बहुत हुआ था उस जमाने में। एल्बम यानी जो रेडियो, जैसे पहले तो गाने 78 RPM पर रिलीज होते थे, लेकिन ये क्या होता था कि सारे गाने एक ही रिकॉर्ड पर, जिसको लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड बोलते थे, इसका चलन उस समय मेरे 1977, 71, 72 के आसपास हुआ था। और बड़ी नई चीज लगती थी वो कि एक ही रिकॉर्ड में सारे गाने जो है एक ही फिल्म के आ जाते थे। और फिर उसी समय बैकग्राउंड म्यूजिक भी जो है LP उसके भी रिलीज होने लग गए। इंसिडेंटली मेरे पास करीब 400 रिकॉर्ड थे एक जमाने LP अनटच्ड, लेकिन ये था जगह रखने की नहीं थी। तो मैंने अपने एक दोस्त हैं, डॉक्टर हैं मेरे बहुत बड़े, उनको मैंने कहा था कि आप इनको संभाल कर रखिएगा। तो वो जो ज़माना है, वो जो दौर है, और मज़े की बात ये कि वो उनको बड़े ही संभाल के रखा, उन्होंने बाकायदा लाइब्रेरी बनाई हुई है और उस लाइब्रेरी में मेरे रिकॉर्ड भी वो सुसज्जित है। तो आज बहुत सी बातें जो उस
4-5 दशक पहले की हैं, वो मुझे याद आई, मैंने आपके साथ शेयर की। कुछ कहना चाहिए कि वो दौर तो आपको याद आएगा ही, ठीक है। तो इसी तरीके की बातें जो हैं वो मैं आइंदा भी आगे भी करूँगा, और आगे जो चीज़ें आएंगी, कुछ ऐसी चीज़ें भी आएंगी जहाँ मेरी भेंटें होंगी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ से, क्योंकि रेडियो एडवर्टाइजिंग सर्विसेज में मैं बहुत से कलाकारों से मिला। मैंने पिछली बार आपको मैं अमिताभ बच्चन साहब से मिला, जिनके साथ मैंने कमर्शियल किया था, मैं ऑडियो स्टूडियो में ही मिला। आई.एस. जौहर साहब तो रेडियो एडवर्टाइजिंग सर्विसेज में बैठे ही रहते थे और एक प्रोग्राम किया करते थे, सवाल आपके जवाब आई.एस. जौहर के, बड़ा ही पॉपुलर प्रोग्राम था। महमूद साहब, वो तो उनका भी ठिकाना जो था रेडियो एडवर्टाइजिंग सर्विसेज ही हुआ करता था। बहुत सारे, दीपक पराशर, सी रामचंद्र जी, बहुत सारी पर्सनालिटीज, आपके अमरीश पुरी साहब, कितने लोग हैं जिनसे मेरी भेंट उसी रेडियो एडवर्टाइजिंग सर्विसेज में हुई या किन्हीं ऑडियो स्टूडियोज में हुई। तबस्सुम जी थे, रामरेख मनर थे, मोहन चोटी थी, टुन टुन थे, कितनी पर्सनालिटीज थी जिनसे मेरी भेंटें हुई। तो वो चर्चाएं भी आगे आएंगी, जब मैं आगे बढ़ूंगा तो उन पर्सनालिटीज से भी मेरी भेंटें होंगी, वो भी आप जितनी भी याद हो सकेगा मैं आप तक पहुंचाने के प्रयास करूंगा। तो वो चीज़ें भी आएंगी, और वो चीज़ें भी आएंगी जो आज की जनरेशन जिन्हें नहीं जानती है। तो इसी के साथ मैं अगले हफ्ते तक आपसे विदा लेता हूं, और दुआ करता हूं कि आप अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, और हाँ, कोरोना फिर से फैल रहा है, उसका ध्यान रखें, दूरी रखें, मास्क पहनें, हाथ धोएं, ठीक है। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मैं अगले हफ्ते आपसे फिर मिलूंगा। शुक्रिया, शुभ रात्रि, गुड नाइट।